हेलो दोस्तों, द आइटिनरेटर में आपका स्वागत है। आज महाबलेश्वर की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देख के फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलो। महाबलेश्वर घूमने का बेस्ट सीजन बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से लेकर फरवरी तक होता है। बारिश के मौसम दरमियान तो सर्वत्र हरियाली ही हरियाली होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। सबसे पहले चलिए देखते हैं आपको बैक पैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। प्लास्टिक शीट कोई खूबसूरत पॉइंट पे नीचे जमीन पे बिछाकर उस पर बैठ के आराम से नजारा देखने के काम आएगा। गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, थर्मल वगैरह, रेनकोट या छाता, अच्छे ग्रिप वाले स्पोर्ट्स शूज, फ्लैशलाइट या टॉर्च, पैक्ड फूड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स, चिक्की, लड्डूस, चॉकलेट्स, पानी की बॉटल्स, मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम वगैरह, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त कैश, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स। सब कचरा इन बैग्स में जमा करना और कचरा पेटी में ही डालना। महाबलेश्वर को गंदा मत करना। दूरबीन, कोई भी प्रॉब्लम हो या इमरजेंसी हो तो आप महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैग भर ली, इमरजेंसी नंबर भी सेव कर लिया। चलिए तो आइटिनरी देखते हैं और निकल पड़ते हैं। मुंबई से महाबलेश्वर के बीच करीबन 290 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से 125 किलोमीटर की दूरी पर महाबलेश्वर है। सुबह 6 बजे बोरीवली से हम गाड़ी लेकर महाबलेश्वर के लिए रवाना होंगे। करीब 7:45 बजे के आसपास हम पनवेल के पड़स पे फाटा नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहां पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे 101 महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं महाबलेश्वर की ओर। महाबलेश्वर अब यहां से करीबन 223 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कहीं रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट महाबलेश्वर। करीबन 5 घंटे का सफर तय करने के बाद 1:30 बजे के आसपास हम महाबलेश्वर के मेन मार्केट पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम, क्या हुआ? नहीं, साइट सीइंग पर नहीं ले जा रहा हूं। मुझे मालूम है 1:30 बज गया है और आपको जोरदार भूख लगी है, तो वही ले जा रहा हूं। चलिए चलते हैं महाबलेश्वर के मेन मार्केट में स्थित पैनोरामा वेज रेस्टोरेंट। यहां वेज में बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। भारतीय खाने के साथ ही यहां चाइनीज, पिज्जा, सिजलर इत्यादि भी बहुत बढ़िया मिलता है। यहां का पनीर स्टार्टर बहुत प्रसिद्ध है, जरूर ट्राई करें। खाना खा लेने के बाद चलिए अब चलते हैं हमारे होटल। महाबलेश्वर एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से यहां होटलों की कमी नहीं है, पर बजट और सर्विस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए द आइटिनरेटर ने आपके लिए 2 होटल शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक MTDC और दूसरा हनीवुड हॉलिडे होम्स। पैनोरामा वेज रेस्टोरेंट से अगर हम 2:15 बजे निकलते हैं तो महज 15 मिनट के अंदर कोई भी होटल पहुंच जाएंगे। आज अच्छा खासा सफर तय हुआ है, तो होटल पहुंचकर 2 घंटे तक आराम कर सकते हैं। कोई भी आइटिनरी बनाते समय द आइटिनरेटर इस बात का खास ख्याल रखता है कि आपका वेकेशन आरामदायक और आनंद देने वाला हो, ना कि भागदौड़ वाला हो। 4:30 बजे हम फ्रेश होकर चलेंगे सनसेट पॉइंट, जिसे मुंबई पॉइंट भी कहा जाता है। आधे घंटे के अंदर करीबन 5 बजे सनसेट पॉइंट पहुंच जाएंगे। महाबलेश्वर में काफी पॉइंट्स पर पार्किंग के लिए काफी लिमिटेड जगह होती है, तो छुट्टियों के दिन या वीकेंड्स पे जब बहुत भीड़ होती है तब थोड़ी असुविधा हो सकती है। अब एक जरूरी टिप, हो सके तो पब्लिक हॉलिडेज
वीकेंड्स पे घूमने से अच्छा अगर संभव हो तो वीकडेज पर जाइए, जब भीड़ कम होती है, ज्यादा मजा आएगा आपको। नीले आकाश के कलश पर रंग छिड़कता सूर्यास्त का दृश्य इतना मनमोहक अनुभव होता है कि इसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। यहां आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां बहुत सारे मजेदार खेल उपलब्ध हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। सनसेट देख मजा आया ना? सनराइज तो इससे भी अल्टीमेट है। तो चलिए अब खाना खाने चलते हैं। कहां? द ग्रेप वाइन में। सनसेट पॉइंट से अगर हम 7 बजे तक निकले तो आधे घंटे के अंदर करीबन 7:30 बजे द ग्रेप वाइन पहुंच जाएंगे। द ग्रेप वाइन पारसी फूड के लिए प्रसिद्ध है। धनशाक, सल्ली बोटी, पात्रानी मच्छी, ऐसे 101 पारसी व्यंजन यहां मिलते हैं। इसके अलावा यहां मिलने वाले बर्गर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने कभी खेकड़े का बर्गर खाया है? नहीं? तो यहां का क्रैब बर्गर जरूर ट्राई करें। यहां मिलने वाले लैम शैंक्स भी बहुत प्रसिद्ध है। नॉनवेज खाना पसंद करने वाले फूडीज यहां का खाना बहुत पसंद करेंगे और द आइटिनरेटर के इस सुझाव के लिए जरूर धन्यवाद देंगे। खाना एंजॉय करने के बाद चलिए अब वापस हमारे होटल लौटते हैं। कल सुबह सूर्योदय देखने जल्दी उठना है, तो आज जल्दी सो जाएंगे। डे 2। दिन की शुरुआत करने से पहले एक सवाल, कैसी लग रही है आइटिनरी? पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है कि नहीं? कर लिया वीडियो को लाइक? क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी उठकर करीबन 5:30 बजे हम चलेंगे विल्सन पॉइंट ऑफ सनराइज। अपने साथ पैक्ड फूड्स जरूर रखें। अब एक जरूरी टिप, महाबलेश्वर में बंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण गाड़ी के अंदर ही कुछ खा लें। होटल से आधे घंटे के अंदर 6 बजे तक विल्सन पॉइंट ऑफ सनराइज पहुंच जाएंगे। यहां जाने वाली सड़क काफी संकीर्ण मतलब नैरो और थोड़ी खराब स्थिति में है, इसलिए वाहन चलाते समय ध्यान रखें, सुरक्षा पूर्वक ड्राइव करें। विल्सन पॉइंट एक पठार है जहां से सूर्योदय के लुभावने दृश्य को देख आप दिन की जबरदस्त शुरुआत कर सकते हैं। सुबह का मौसम आमतौर पर ठंडा होता है और सूर्योदय के समय यहां का नजारा अद्भुत दिखाई देता है। सूर्योदय देख विल्सन पॉइंट से हम 7 बजे निकलते हैं अर्थर सीट की ओर। वैसे तो आप 30-35 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पहुंचकर आपको पॉइंट तक पहुंचने के लिए थोड़ी सीढ़ियां उतरनी होती है, इसीलिए विल्सन पॉइंट से 1 घंटे के अंदर आप अर्थर सीट आराम से पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट दिखाई पड़ते हैं, पर हम कहीं रुकेंगे नहीं। पहले अर्थर सीट देखेंगे, फिर वापसी में बाकी के पॉइंट्स देखेंगे। अर्थर सीट पॉइंट का नाम सर जॉर्ज अर्थर मैलेट नामक एक ब्रिटिश अफसर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सावित्री नदी में एक दुखद नौका दुर्घटना में अपनी पत्नी और 1 साल की बेटी को खो दिया। इस दुर्घटना के बाद इसी जगह घंटों बैठकर अर्थर यहां से दिखाई देने वाली सावित्री नदी को ताकते रहते। सह्याद्री पहाड़ियों और सावित्री नदी के अद्भुत मनोरम दृश्य यहां से देखे जा सकते हैं। अर्थर सीट पॉइंट हल्की वस्तुओं के तैरने के लिए प्रसिद्ध है। नहीं समझे? समझाता हूं। यहां खाई से ऊपर की ओर इतनी तेज हवा बहती है कि यदि आप घाटी में हल्की फुल्की चीजें जैसे पेड़ की शाखा फेंकते हैं तो यह हवा के दबाव के कारण फिर से ऊपर आ जाती है। आप भी ये अनुभव ले सकते हैं। सिर्फ चीजें प्राकृतिक इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज जिससे कचरा कूड़ा फैले, वैसी चीजों का इस्तेमाल कृपया ना करें। 8:20 में हम अर्थर सीट से पीछे लौटेंगे और बगल में ही स्थित एको पॉइंट चलेंगे। महज 10 मिनट में करीबन 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। एको पॉइंट पर आप जोर से आवाज लगाएंगे तो आपको आप ही का प्रतिध्वनि यानी एको सुनाई पड़ेगा। एको पॉइंट पर थोड़ा समय बिताकर करीबन 8:45 बजे अब हम चलेंगे सावित्री पॉइंट। 15 मिनट के अंदर 9 बजे तक पहुंच जाएंगे।
अर्थर सीट पॉइंट के नजदीक होने के कारण सावित्री पॉइंट से नजारा लगभग अर्थर सीट जैसा ही है। आपको यहां से नीचे बहती सावित्री नदी दिखाई देती है। थोड़ी देर बिताकर 9:15 बजे अब हम चलेंगे मंकी पॉइंट। 15 मिनट के अंदर ही 9:30 बजे तक हम मंकी पॉइंट पहुंच जाते हैं। प्रकृति की एक अद्भुत रचना, जहां आप दूर पहाड़ पर 3 पत्थर देख सकते हैं जो बिल्कुल एक साथ बैठे 3 बंदरों की तरह दिखते हैं। अगर आपके पास दूरबीन है तो इन्हें बड़ी आसानी से देख सकेंगे। 15 मिनट का समय बिताकर चलिए अब बढ़ते हैं एल्फिंस्टन पॉइंट की ओर। रास्ते में आपको ढेर सारे छोटे मोटे पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन वे सभी आमतौर पर एक जैसे ही नजारा दिखाते हैं। इसलिए हम वही चुनिंदा पॉइंट्स देखेंगे जिससे मन प्रसन्न हो जाए। वो कहते हैं ना, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। महज 15 मिनट में हम मंकी पॉइंट से एल्फिंस्टन पॉइंट पहुंच जाएंगे। एल्फिंस्टन पॉइंट महाबलेश्वर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। यह एक बुलंद चट्टान है जहां से प्रतापगढ़ किला, कोयना घाटी और आसपास के मैदानों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है। इस स्थान को सावित्री नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। बारिश के मौसम के बाद यहां ढेर सारे जंगली फूल दिखाई देते हैं, जो एक सुंदर नजारा होता है। एल्फिंस्टन पॉइंट पे हम आधा घंटा समय बिताने के बाद चलिए अब वहां चलते हैं जिससे इस सुंदर जगह का नाम पड़ा, अर्थात महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर ओल्ड महाबलेश्वर या क्षेत्र महाबलेश्वर के परिसर में आता है। 10:30 बजे हम एल्फिंस्टन पॉइंट से निकले तो आधे घंटे के अंदर करीबन 11 बजे महाबलेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। महाबलेश्वर मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह है। परायुग में महाबल और अतिबल, इन 2 असुर भाइयों ने चराचर को त्राही त्राही किया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश, इन देवताओं को युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध में श्री विष्णु जी ने अतिबल को मौत के घाट उतारा, लेकिन इच्छा मरण का वरदान पाने वाले महाबल के सामने किसी एक की भी न चली। आखिर यह देखकर देवताओं ने मिलकर देवी आदि माया की शरण ली। आदि माया ने वास्तव स्थिति समझकर महाबल को मोहवश किया। इस कारण महाबल ने देवताओं से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से ही हो, लेकिन एक शर्त रखी कि हमारे नाम से देवताओं का निवास यहां पर हो। इस तरह श्री शिव जी महाबल के नाम से, श्री विष्णु जी अतिबल के नाम से और श्री ब्रह्मा जी कोटि असुर सेना के नाम से कोटेश्वर इसी स्थान पर अंश रूप में स्थित रहे हैं। महाबलेश्वर का शिवलिंग एक अद्भुत रुद्राक्ष के आकार का है। यह शिवलिंग हजारों बरस पुराना है, तथापि महाबलेश्वर मंदिर 800 बरस पुराना है। महाबलेश्वर के दर्शन से पहले लोग यहाँ नजदीक ही मौजूद काल भैरव मंदिर का दर्शन करते हैं। महाबलेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिव का बिस्तर, डमरू और त्रिशूल है। यह माना जाता है कि हर सुबह मंदिर के भीतर रात में शिव की उपस्थिति का संकेत देते हुए शिव जी का बिस्तर कुचला हुआ नजर आता है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मां जिजामाता की सुवर्ण तुला इसी मंदिर में तारीख 6 जनवरी 1665 में की थी। अतिबलेश्वर मंदिर के दरवाजों की ऊंचाई कम है और मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा होता है, तो अगर आपके पास फ्लैशलाइट या टॉर्च हो तो बड़ी सहायता मिलेगी। महाबलेश्वर, अतिबलेश्वर, कोटेश्वर, ये तीनों मंदिरों का दर्शन लेने के बाद अब हम चलेंगे उसी परिसर में मौजूद पंचगंगा मंदिर। पंचगंगा मंदिर 5 नदियां कोयना, कृष्णा, वेन्ना, सावित्री और गायत्री के संगम पर बना है और एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ मंदिर है। इन 5 नदियों का संगम पत्थर की नक्काशीदार गोमुख से निकलती है। देवगिरी के यादव राजा सिंघन देव ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में इस मंदिर का छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल दरमियान जीर्णोद्धार भी किया था। यह मंदिर चारों ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। लोग इस पानी का उपयोग पवित्र जल के रूप में करते हैं। यहाँ नहाने की अथवा डुबकी लगाने की अनुमति नहीं है।
इस पवित्र जल को भरने के लिए आप खाली बोतल ला सकते हैं। यह पानी पीने योग्य है। पंचगंगा मंदिर का दर्शन कर अब हम बढ़ते हैं हनुमान मंदिर, जो एकदम बगल में ही स्थित है। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत समर्थ रामदास स्वामी जी ने बनवाया था, जहां वे धर्मोपदेश दिया करते थे। पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति बहुत प्रसन्न है। अब हम उसी परिसर में थोड़ा आगे बढ़कर चलेंगे कृष्णाबाई मंदिर। जंगल से एक छोटी सी पैदल यात्रा आपको इस वास्तुशिल्प की ओर ले जाएगी। कृष्णाबाई मंदिर का निर्माण 1888 में रत्नागिरी के एक शासक द्वारा कृष्णा घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर किया गया था। मंदिर कृष्णा घाटी और आसपास के ग्रामीण इलाकों का आकर्षक दृश्य पेश करता है। यह मंदिर पर्यटकों द्वारा बहुत अधिक नहीं देखा जाता है और अलग थलग है। शायद इसी कारण आप यहां शांति ही शांति को महसूस करते हैं। कृष्णाबाई मंदिर कृष्णा नदी का स्रोत माना जाता है। गोमुख से बहने वाली नदी की एक छोटी सी धारा नीचे निर्माण एक कुंड में गिरती है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी के रूप में बहती है। पत्थर के नक्काशीदार स्तंभ और छत इस मंदिर की खासियत है। क्षेत्र महाबलेश्वर के इस शांतिपूर्ण परिसर में हम 2 से ढाई घंटे बिता सकते हैं। 1:30 बजे चलिए अब वक्त हो गया है पेट पूजा का। आज कुछ हटके खाते हैं। गर्मा गर्म पिज्जा और पास्ता कैसा रहेगा? तो चलिए चलते हैं फार्म हाउस बिस्ट्रो, जो कृष्णाबाई मंदिर से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप आधे घंटे के अंदर 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। फार्म हाउस बिस्ट्रो एक प्योर वेज इटालियन रेस्टोरेंट है। अगर आप इटालियन खाना पसंद करते हैं तो पिज्जा और पास्ता के अलावा यहां का चीज रिजोटो भी बहुत प्रसिद्ध है। और डिजर्ट में स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फॉन्ड्यू तो बनता है। खाना खाने के बाद चलिए अब थोड़ा ब्रेक लिया जाए। अपने होटल चलते हैं। फार्म हाउस बिस्ट्रो से आधे घंटे के अंदर हम होटल पहुंच जाएंगे। सुबह जल्दी उठे हैं, 2 घंटे आराम कर सकते हैं। अच्छा खासा आराम करने के बाद शाम 5:30 बजे चलिए अब चलते हैं वेण्णा लेक की ओर। वेण्णा लेक बहुत सुंदर और विशाल झील है। यहाँ नौका विहार मतलब बोटिंग की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ आप नाविक द्वारा बोट की लंबी राउंड एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो खुद पैडल बोट चलाकर नौका विहार कर सकते हैं। बोटिंग की सुविधा गर्मी के दिनों में पानी की लेवल पर तय की जाती है, इसलिए अगर आप गर्मी के दिनों में महाबलेश्वर घूमने जाएं तो शायद नौका विहार से वंचित रह सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। नौका विहार का आनंद लेने के बाद चलिए चलते हैं पास ही में स्थित प्रताप सिंह पार्क। प्रताप सिंह पार्क वेण्णा झील के एकदम सामने ही स्थित है। यहां से वेण्णा झील का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। पार्क में जाने के लिए एक नॉमिनल प्रवेश शुल्क है। पार्क ढेर सारी हरियाली और फूलों से भरा हुआ है। आपको यहां कम से कम 20 किस्म की फूल प्रजातियां मिलेगी, जिन्हें आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा या सुना होगा। बगीचे में बच्चों के लिए अच्छा प्ले एरिया भी है। प्राचीन बरगद और अन्य पेड़, फूलों से लदे पौधे, विविध पक्षी, तितलियां, गिलहरियां इत्यादि सभी एक परिपूर्ण प्राकृतिक सद्भाव में यहां रहते हैं। प्रताप सिंह पार्क में 1 आध घंटा बिताकर करीबन 8 बजे अब हम चलते हैं पास ही में स्थित बगीचा कॉर्नर। महाबलेश्वर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, स्ट्रॉबेरी। बगीचा कॉर्नर में मिलने वाले स्ट्रॉबेरी विद क्रीम पूरे महाबलेश्वर में प्रसिद्ध है। इसी तरह यहां मिलने वाले मलबेरी और सीताफल विद क्रीम भी जरूर ट्राई करें। स्नैक्स में यहां मकई पैटिस, मकई फ्रैंकी, ग्रिल्ड सैंडविचेस बहुत प्रसिद्ध है। इनका जरूर आस्वाद लीजिए। यही हमारा आज का खाना है। खाना खाने के बाद करीबन 9 बजे चलिए वापस लौटते हैं होटल में। हमने दोपहर को अच्छा खासा आराम कर लिया है, लेकिन फिर भी आज भी जल्दी सो जाइए ताकि आपको
ज्यादा से ज्यादा आराम मिले और कल सुबह एकदम फ्रेश उठेंगे। दिन की शुरुआत करने से पहले यहां तक आइटिनरी देख रहे हो, मतलब आपको आइटिनरी पसंद आई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बगल में छोटा सा घंटा है वो भी जरूर हिट कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी मैं नई नई आइटिनरी चैनल पर डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। कर लिया सब्सक्राइब, बेल आइकन भी क्लिक किया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिन की शानदार शुरुआत एक ऐसी जगह जाकर करेंगे जहां मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अद्भुत पराक्रम कर उनके सुवर्ण इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया। यही वो जगह है जहां एक नन्ही सी चींटी ने हाथी को धूल चटाई। हां, यही वो जगह है जहां नाटे नाटे 5.5 फुट लंबे छत्रपति शिवाजी महाराज ने लगभग 7.5 फुट लंबे और अच्छे खासे चौड़े अफजल खान का वध कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज के इस अद्भुत प्रताप से इस किले का नामकरण हुआ प्रतापगढ़। संक्षेप में इतिहास बताऊं तो जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य का मराठा साम्राज्य का विस्तार करने लगे, वैसे वैसे वे आदिल शाह के एक एक किले को जीतकर स्वराज्य में जोड़ने लगे। ये देख, आदिल शाह दरबार में छत्रपति शिवाजी को नेस्तनाबूद करने के लिए अफजल खान को नियुक्त किया गया। अफजल खान अपने साथ बहुत बड़ी करीबन 60-65 हजार की सेना, गोला बारूद, तोपखाना, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर चल पड़ा। मराठा साम्राज्य तब छोटा था। महाराज ये भली भांति समझते थे कि इन सुल्तानों से मैदानी जंग लड़ना मतलब खुदकुशी करने के बराबर है। तो महाराज ने बड़ी चतुराई से अपने वकील को अफजल खान के पास भेजा और कहा, मैं बहुत डर गया हूं और आपसे कोई जंग नहीं चाहता। मेरे सभी गुनाहों के लिए मैं माफी चाहता हूं और आप जो चाहे वो करने के लिए तैयार हूं। आप चाहे तो सभी किले आपके स्वाधीन करता हूं। तब अफजल खान ने कहा, मैं शिवाजी से मुलाकात करना चाहता हूं। महाराज मान गए, लेकिन महाराज ने फिर वकील के पास संदेश पहुंचाया कि मैं बहुत डर गया हूं, तो अगर आप अपनी सेना दूर रख अकेले मिलने आएंगे तो ही मैं आपसे मिलने की हिम्मत जुटा पाऊंगा। मैं भी अकेले आऊंगा। वकील ने एक काम खूब निभाया। अफजल खान इस डर को सच मान बैठा और जोर जोर से हंसने लगा कि क्या डरपोक है ये शिवाजी, और प्रतापगढ़ के नीचे नियुक्त जगह आने के लिए मान गया। उसने सोचा, मैं खुद ही इसको चींटी के भांति मसल दूंगा। बचपन से मां साहेब जिजामाता के सिखाए गए विविध नीतियां जैसे कृष्ण नीति, चाणक्य नीति इत्यादि से प्रेरित महाराज की इसी चतुर युद्ध नीति को कहते हैं गनिमिकावा। कम से कम संसाधनों से बड़ी चुनौतियों पर मात करना। आज के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसी को ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच कहा जाता है। आखिरकार वो सुवर्ण दिन आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने सिर पे पगड़ी के नीचे एक लोहे का कवच पहना था जिसे जीरे टोप कहते हैं। शरीर पर चिलकत धारण किया और सुरक्षा के लिए एक कटार जिसे बिचवा कहते हैं और वागनख मतलब शेर के पंजे के आकार का एक अद्भुत शस्त्र छुपा के रखा था। महाराज ने इतनी सारी तैयारी क्यों की थी? क्योंकि महाराज अफजल खान को भली भांति जानते थे। इसके पहले भी अफजल खान ने एक राजा को मुलाकात के बहाने बुलाकर उसे मौत के घाट उतारा था। महाराज जानते थे अफजल खान मेरे साथ यही करना चाहता है, और ठीक वैसे ही हुआ। अफजल खान प्रतापगढ़ के नीचे नियुक्त जगह नियुक्त समय के पहले ही पहुंच गया। थोड़ी देर बाद महाराज पहुंचे। अफजल खान ने अपनी विशाल बाहों को खोलकर दहाड़ लगाई। आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ। आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ। महाराज गले मिले। वैसे अफजल खान ने अपने कांख में महाराज को दबोचा और पीठ में कटार घोंपने का प्रयत्न किया, पर चिलखत की वजह से बच गए।
तुरंत महाराज ने अपने वागनक बाहर निकाल अफजल खान के पेट में घोंपकर उसकी आंत ही बाहर निकाली। अफजल खान की कटार नीचे गिरी और जोर से दगा दगा चिल्लाता हुआ बाहर आया और दोनों सेना के बीच एक घनघोर युद्ध शुरू हुआ। महाराज के सिखाए गनीमी कावा का उपयोग कर 12 से 15 हजार की मराठा सेना ने अपने 4 से 5 गुना बड़ी अफजल खान की सेना को परास्त कर दिया। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब पहाड़ों का चूहा समझता था, वो चूहा नहीं बल्कि दक्खन का शेर है, वो इस अविश्वसनीय कारनामे से सिद्ध कर दिया। शेर शिवाजी ने दहाड़ ऐसी लगाई कि दिल्ली का तख्त कांप उठा। क्या हुआ? इतिहास में खो गए? चलिए आइटिनरी देखते हैं। सुबह 6 बजे हम होटल से प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। 1 घंटे के अंदर करीबन 7 बजे तक आराम से प्रतापगढ़ पहुंच जाएंगे। किले तक पहुंचने का रास्ता रोमांचकारी है और सुबह का वातावरण इसको और भी हसीन बना देता है। यहां पार्किंग की अच्छी सुविधा है। किले के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने और घूमने के लिए नीचे पार्किंग नजदीक उपलब्ध एक गाइड अपने साथ जरूर ले। वे 300 रुपए के आसपास फी लेते हैं, लेकिन वे किले के संपूर्ण सफर को एक जबरदस्त अनुभव में तब्दील कर देते हैं। प्रतापगढ़ किले में पहुंचने के लिए आपको कुल 450 सीढ़ियां चढ़नी होगी। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। किले तक के रास्ते में जलपान के ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जहां आपको स्वादिष्ट कांदा भजी, बटाटा भजी, पिटला भाकरी मिल जाते हैं। तो वही थकान दूर करने के लिए छाछ, ककड़ी और कोकम शरबत भी बीच बीच में उपलब्ध है। आखिरकार जब आप किले पर पहुंच जाते हैं तब आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। प्रतापगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित एक बहुत ही सुंदर और राजसी किला है। किले पर देवी तुलजा भवानी का एक सुंदर मंदिर है। इसके अलावा हनुमान मंदिर और केदारेश्वर मंदिर भी महत्वपूर्ण है। किले पर आकर्षण के अन्य स्थलों में टेहळणी बुरुज, जहां से संपूर्ण जावली प्रदेश पर नजर रखी जाती थी, आज भी शान से खड़ा है। कडेलोट की जगह, जहां से सजा के तौर पर गुनेगार को नीचे फेंक दिया जाता था, देखने जैसे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ का मुख्य आकर्षण है छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ भव्य मूर्ति, जिसे देख हर भारतीय का सर आदर से अपने आप झुक जाता है। गाइड के साथ किए गए रोमांचकारी प्रतापगढ़ के दर्शन के बाद आप चाहें तो यहां मौजूद दुकानों से स्मृति चिन्ह, किताबें, चित्र आदि खरीद सकते हैं। प्रतापगढ़ काफी बड़ा है और इसे पूरी तरह से घूमने के लिए आप अच्छा खासा समय ले सकते हैं। आपको घूमने में परेशानी न हो, इसीलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकले हैं। 10 बजे हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। आधे घंटे में आप नीचे पार्किंग लॉट में पहुंच जाएंगे। यहां से अब हम लौट चलते हैं महाबलेश्वर की दिशा में। 15 मिनट के अंदर प्रतापगढ़ से कुछ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर महाबलेश्वर की दिशा में है शिवकालीन खेड़ेगांव। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान जीवन कैसा था, इसका चित्रण करते हुए एक छोटे से गांव का यहां निर्माण किया है। इसमें विभिन्न व्यवसाय और व्यवसायों से निगडित लोगों की मूर्तियों के साथ ग्राम जीवन को दर्शाया गया है। यहां प्रवेश टिकट 100 रुपए है, लेकिन टिकट की कीमत में आपको एक गाइड प्रदान किया जाता है, जो आपको विशेष रूप से गांव में संचालित प्रत्येक पहलू के बारे में समझाता है। छोटे बच्चे यहां एंजॉय भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। प्रवेश द्वार पर एक गिफ्ट शॉप है, जहां ढेर सारी कलात्मक वस्तुएं आप चाहे तो खरीद सकते हैं। सचमुच ये एक जबरदस्त अनुभव है, इसे बिल्कुल भी मिस न करें। 1 घंटे तक का समय बिताकर करीबन 11:15 बजे हम शिवकालीन खेड़ेगांव से महाबलेश्वर की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत भूख लगी है ना? मुझे कैसे पता? अरे अपने सब्सक्राइबर्स के दिल की बात मैं ना जानूं तो कौन जाने। 15 मिनट के अंदर शिवकालीन खेड़ेगांव से केवल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं सह्याद्री रेस्टोरेंट और ढाबा।
यहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा है। आराम से गाड़ी पार्क कीजिए और अंदर चलिए। सह्याद्री रेस्टोरेंट और ढाबा वेज और नॉनवेज खाना पसंद करने वाले दोनों का पसंदीदा रेस्टोरेंट है। नॉनवेज में यहाँ का गावरान चिकन प्रसिद्ध है, तो वही वेज में पिठलं भाकरी, वांग्याचे भरीत मतलब बैंगन का भरता यहाँ की प्रसिद्ध डिशेस हैं। खाना खाकर करीबन 1 बजे चलिए अब होटल लौटते हैं। 45 मिनट में मतलब पौने 2 बजे तक आप होटल पहुंच जाएंगे। थक गए होंगे, 2 घंटे आराम कर लीजिए। अच्छा खासा आराम कर 4 बजे अब हम चलते हैं कनॉट पीक। आधे घंटे में करीबन 4:30 बजे कनॉट पीक पहुंच जाएंगे। कनॉट पीक घने जंगल में स्थित है। इस जगह तक पहुंचने का रास्ता चारों ओर से सुंदर और हरियाली भरा है। क्योंकि यहां पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन है तो उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। कनॉट पीक महाबलेश्वर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वेण्णा झील और कृष्णा घाटी के विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत करती है। यहां से कृष्णा घाटी से बहती कृष्णा नदी बहुत सुंदर दिखाई देती है। कनॉट पीक से पूर्व में पांचगणी और पसरणी घाट को देख सकते हैं, जबकि पश्चिम में प्रतापगढ़ को देखा जा सकता है। कनॉट पीक की एक खास बात यह है कि यहां इतर पॉइंट्स की तुलना में कम भीड़ होती है। 5 बजे चलिए अब चलते हैं लॉर्डविक पॉइंट। आधे घंटे में करीबन 5:30 बजे लॉर्डविक पॉइंट पहुंच जाएंगे। लॉर्डविक पॉइंट तक पहुंचने के लिए पार्किंग से लगभग 700 मीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। यदि आप टेबल टॉप पठार पसंद करते हैं तो लॉर्डविक पॉइंट एक परफेक्ट स्पॉट है। यहां भी थोड़ी बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, तो सीनियर सिटीजन को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लॉर्डविक पॉइंट का नाम जनरल लॉर्डविक के सम्मान में रखा गया है, जो अप्रैल 1824 में पहाड़ी पर चढ़ने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। जनरल लॉर्डविक की कामगिरी का सम्मान करने के लिए उनके बेटे ने यहां लगभग 25 फीट लंबा स्मारक पोल बनवाया है। यहां पर थोड़ा समय बिताकर अब हम इसी रास्ते पैदल ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एलिफेंट हेड पॉइंट की ओर। यहां पहाड़ी का विस्तारित सामने का हिस्सा हाथी के सर जैसा दिखता है, इसीलिए इस पॉइंट को एलिफेंट हेड पॉइंट के रूप में जाना जाता है। कार पार्किंग स्थान से एलिफेंट्स हेड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। एलिफेंट हेड पॉइंट से अगर आप गौर से देखें या अगर आपके पास दूरबीन हो तो आप प्रतापगढ़ को और उस पर लहराता हुआ भगवा झंडा साफ देख सकते हैं। यह सुंदर पॉइंट कुछ ही दूरी पर मौजूद एल्फिंस्टन पॉइंट के बेजोड़ दृश्य प्रस्तुत करता है। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होगा, जिसे देख आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सूर्यास्त का मनमोहक दर्शन कर लेने के बाद चलिए अब चलते हैं महाबलेश्वर मार्केट। किस लिए? शॉपिंग करने। महाबलेश्वर विविध प्रकार के फुटवेयर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा खाने में यहां के विविध फ्लेवर के चने, चिक्की और फज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां मनोरंजन के लिए बहुत सारे गेम्स भी उपलब्ध हैं। जितना वक्त चाहे आप शॉपिंग कर एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग कर आज आप जहां चाहो वहां खाना खा सकते हैं। कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो। कोई रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया हो तो वहां फिर से जा सकते हो, नहीं तो अपने होटल लौटकर वहीं खाना भी खा सकते हैं। कल हमें मुंबई के लिए रवाना होना है, तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए, वरना कल सुबह हड़बड़ी हो जाएगी। होटल में ही नाश्ता कर हम सुबह 9 बजे होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे लिंगमाला वाटरफॉल की ओर। आधे घंटे के अंदर करीबन 9:30 बजे हम लिंगमाला वाटरफॉल के एंट्री पॉइंट पहुंच जाएंगे। यहां आपको करीबन 25 रुपए के आसपास का टिकट कटाना होता है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए
आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। यहां 2 वाटरफॉल है, एक छोटा और एक लंबा। थोड़ी चढ़ाई करने के बाद 2 मोड़ आते हैं। बाया मोड़ लेंगे तो छोटे झरने के पास पहुंच जाएंगे। तो वही दाहिनी ओर से आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही समय बाद आपको ऊंचे भव्य झरने का सुंदर दर्शन हो जाएगा। यहां आप अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। करीबन 11:30 को हम यहां से निकलेंगे और बढ़ेंगे लक्ष्मी स्ट्रॉबेरी फार्म की ओर। बाजार से खरीदे हुए स्ट्रॉबेरी तो हम सभी ने खाए हैं, पर क्या खेतों से आपने अपनी स्ट्रॉबेरी खुद चुन चुन के निकाले हैं? नहीं ना। ये एक मजेदार अनुभव है और इसीलिए हम यहां लक्ष्मी स्ट्रॉबेरी फार्म में आए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी यहां बहुत एंजॉय करते हैं। यहां प्रवेश शुल्क 100 रुपया प्रति व्यक्ति है जो अपनी स्ट्रॉबेरी चुनना चाहता है। जब आप यहां पहुंचते हो तो यहां के कर्मचारी आप सभी को अपनी अपनी टोकरी दिलाते हैं। आपको अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं कि पके हुए स्ट्रॉबेरी का कैसे चयन किया जाए जो चुनने के लिए तैयार हो, और फिर आपको स्ट्रॉबेरी के खेतों में भेजते हैं। ऐसे स्ट्रॉबेरी को आपने कभी नहीं चखा होगा, इतने मीठे होते हैं। इसी कारण बाजार की तुलना में यहां के स्ट्रॉबेरी की कीमत थोड़ी अधिक होती है। स्ट्रॉबेरी के अलावा आप गोभी, ब्रोकोली, गाजर, फूल गोभी, टमाटर के खेत में भी जा सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। लक्ष्मी स्ट्रॉबेरी फार्म में करीब 1-1.25 घंटा समय बिताने के बाद अब बज गया है दोपहर का 1 और हमें भूख लगना शुरू हो गई है। चलिए तो बगल में ही स्थित मैप्रो गार्डन चलते हैं, जहां आप महज 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। मैप्रो ये महाबलेश्वर से नजदीक पांचगणी में स्थित विविध प्रकार के जैम्स, जेली, स्क्वॉश, जूस और चॉकलेट्स के लिए एक मशहूर कंपनी है। मैप्रो गार्डन एक उद्यान कम रेस्टोरेंट कम फैक्ट्री कम शॉपिंग आउटलेट है, जहां आप पेट भर खा सकते हैं, गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं और मैप्रो के विविध प्रोडक्ट्स को तैयार होते देख सकते हैं और चाहे तो उन्हें खरीद भी सकते हैं। ऑल इन वन फैसिलिटी, ये एक अद्भुत अनुभव है। यहां खाने में पिज्जा, ग्रिल्ड सैंडविच, मिल्क शेक और आइसक्रीम्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। ये संपूर्ण अनुभव लेने के लिए हम यहां 1.5 से 2 घंटे बिता सकते हैं। 3 बजे हम मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। बीच में आपके हिसाब से कहीं चाय ब्रेक लेंगे तो 9 से 9:30 के आसपास मुंबई पहुंच जाएंगे। इस आइटिनरी में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। टिल देन मैं द आइटिनरेटर आपकी अनुमति लेता हूं। आपके लिए इसी तरह के एक से बढ़कर एक डिटेल्ड आइटिनरी लाता रहूंगा। तब तक मस्त रहें और घूमते रहिए। मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।